दोस्तों, वकील साहब अपने चैम्बर में अंदर बैठे हुए थे तो एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा। उसके हाथ में कागज़ का बंडल था और उसका चेहरा धूप से काला था और बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी कहानी हम सबके लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पूरे फ्लैट पे स्टे लगाना है, बताइए कितना खर्च आएगा। तब वकील साहब ने उसे बैठने के लिए कहा और अपने यहाँ के किसी एम्प्लॉय को बुलाकर चाय और पानी लाने के लिए कहा। वकील साहब ने उस व्यक्ति के सारे कागज़ देखे। आधा पौना घंटा गुजर गया। वकील साहब ने कहा कि मैं इन कागज़ों को अच्छे से देख लेता हूँ, आप एक काम करिए, मुझसे अगले शनिवार को मिलिए। वो 4 दिन बाद फिर आए। उन्हें कपड़े वैसे ही थे और मन आसान था। वो अपने छोटे भाई पर बहुत गुस्सा थे। वकील साहब ने उन्हें बैठने के लिए कहा। ऑफिस में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी तो वकील साहब ने बात करना शुरू किया। वकील साहब ने कहा कि हमने आपके सारे पेपर देख लिए हैं और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में और भी जानकारियां हासिल कर ली है। वकील साहब ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, एक बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। आपने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ दिया और लोगों के खेतों में दहाड़ी पर काम किया। आपने कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना नहीं खाया। आपने ये सोचा कि मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। एक बार खेलते खेलते आपके भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया और आपका भाई लहूलुहान हो गया। आपने उसे अपने कंधे में उठा के 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही मायने में देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये करने की, लेकिन भाई में तो आपकी जान बसी हुई थी। फिर आपके भाई को इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आपका दिल खुशी से भर गया। वकील साहब ने कहा कि आपने 80,000 रुपये कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए दिन रात मेहनत करी और बीवी के गहने भी गिरवी रख दिए और साथ में साहूकार से पैसे लेके आपने अपने छोटे भाई को पढ़ाया भी। फिर अचानक आपको छोटे भाई की किडनी ख़राब हो गई तो आपने उसे अपनी किडनी दे दी और उससे कहा कि तुझे तो बड़ा ऑफिसर बनना है और तुझे नौकरी करनी है, तू कहाँ अपना बीमार शरीर लिए फिरेगा, मुझे तो गांव में रहना है। और आपने ऐसा कहकर उसे अपनी किडनी दे दी। वकील साहब ने कहा कि आपके छोटे भाई का हॉस्टल आपके घर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर था, तो आप साइकिल से रोज़ उसे डिब्बा देने जाया करते थे और पहला निवाला उसे अपने हाथ से ही खिलाते थे और आपकी मेहनत रंग लाई। आपका छोटा भाई इंजीनियर बन गया और आपने प्रशंसावश पूरे गांव वालों को खाना खिलाया। वकील साहब ने कहा कि फिर उसने कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी तो उससे शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहां पहुंच पाए। भाई की नौकरी लगी, 3 साल शादी के हुए थे। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने ही वाला था कि किसी की नज़र लग गई आपके प्यार को। शादी के बाद भाई आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है और घर में पैसा देता भी नहीं है और कहता है कि कर्ज सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसा कहाँ से आया? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। आपने विरोध किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू तो अनपढ़ गंवार है। वकील साहब ने कहा कि आपका छोटा भाई चाहता है कि वो गांव की संपत्ति को बेचकर, मतलब गांव की खेती बाड़ी को बेचकर उसे आधा हिस्सा दे दे। और ऐसा ही कह के वो रुके थे कि वकील साहब की चाय आ गई। वकील साहब ने कहा कि तुम चाहते हो तुम्हारा भाई जो मांग रहा है उसे ना दे, उल्टा उसके फ्लैट पे स्टे लगा दे, यही चाहते हो ना? तो वो अंकल बोले हाँ। वकील साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि हम फ्लैट पे स्टे भी ले सकते हैं और उससे संपत्ति पे हिस्सा भी मांग सकते हैं, लेकिन तुमने जो खून पसीना एक किया है और तुमने जो उसे किडनी दी है वो हम वापस नहीं ले सकते। वकील साहब ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने जो अपने भाई के लिए अपनी ज़िंदगी खर्च की है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। इन सब चीज़ों के सामने फ्लैट की कीमत कुछ नहीं है। तुम्हारे भाई की नीयत फिर गई और वो गलत रास्ते में चला गया, लेकिन तुम मत जाओ। वकील साहब ने उस व्यक्ति को बड़े प्यार से समझाया और कहा कि तुम्हारा भाई भिखारी निकला और तुम दिलदार थे तो दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ सदा ऊपर था तो उसे ऊंचा ही रखो। कोर्ट कचहरी की वजह तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ जाएं। उन्हें अच्छे संस्कार दो। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है वकील साहब। ऐसा कहकर उसने अपने कागज़ उठाए और अपने आंखों के आंसू पोंछे। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था, लेकिन वो रो नहीं पाया और सीधे वहाँ से चला गया। कई सालों बाद वो व्यक्ति फिर से वकील साहब के पास आया। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था और हाथ में थैला लिया हुआ था। तो वकील साहब ने उसे बैठने के लिए कहा।
उस व्यक्ति ने वकील साहब से कहा कि वकील साहब, हम यहाँ पर बैठने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ पर आपको मिठाई खिलाने आए हैं। ये मेरा बेटा है जो बैंक में बैंक मैनेजर है और अभी अभी बेंगलोर से गांव लौटा हुआ है। इसने 3 मंजिला मकान भी बनवा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसने गांव में 10-12 एकड़ भूमि भी खरीद ली है। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि वकील साहब, आप ही ने तो कहा था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। उस व्यक्ति ने वकील साहब से कहा कि आपने मुझे नेक सलाह दी थी और मुझे उलझन से बचा लिया। जब पूरे गांव वाले मेरे को मेरे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, तब मैंने उनकी नहीं आपकी बात सुनी। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। कल छोटे भाई और बहू भी आए थे और पाँव छू छू का मुझसे माफ़ी भी मांग रहे थे। उस व्यक्ति ने वकील साहब को बताया कि मैंने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और मेरी पत्नी ने उसकी पत्नी को गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद हम सब साथ में खाना खाए थे और घर में आनंद की लहर दौड़ उठी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने गुस्से को अगर सही दिशा में मोड़ दें तो हमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे गुस्से को सही दिशा में मोड़ देते हैं और हमें सही सलाह देते हैं, और कुछ लोग हमारे गुस्से का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये आपको जज करना है कि हमें किस व्यक्ति के पास कैसी सलाह लेनी चाहिए। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखना और हमें ये बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्ण।